हेलो बच्चों, एसएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंपटीशन में एक बार फिर स्वागत। बच्चों, चलते हैं हम अपने एक नई उमंग और नई पहचान की तरफ, क्योंकि अब उस लक्ष्य की तरफ चलना है और हमारी टीम का ये लक्ष्य है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए। और प्यारे बच्चों, यूपी कांस्टेबल भर्ती 2023 का समय आ चुका है और निर्धारित समय में आपको स्टैटिक जीके कराई जाए और वही चुनिंदा प्रश्न जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं आपके सामने लाया हूं मैं। बच्चों, कलम और कागज का मेल के साथ साथ ब्रेन अपना एक्टिव कर लीजिए और चलते हैं इसी थॉट के साथ कि मंजिल की तलाश मत करना, इरादे मजबूत रखना। हिम्मत तब तक लगे रहोगे, हिम्मत जब तक नहीं हारनी है जब तक आपको उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचना है। तो बेटे, हार हो या जीत हो, हार हो या जीत हो, कभी जीत गए तो आपका नाम होगा, लेकिन हार से भी घबराना नहीं चाहिए। हार हमें सिखाती है कि जो गलती हमने की है वो दोबारा नहीं करनी है और अपने काम को अग्रसर करना है। बच्चों, आपके लिए यूपी कांस्टेबल 2023 भर्ती यूपी कंपटीशन लाया है। आपके लिए एसएस कंपटीशन यूपी कंपटीशन के लिए आपका सबसे बेस्ट यूपी कंपटीशन, यानी कि यूपी कांस्टेबल में, यूपी में जितनी भी, जरूरी नहीं कांस्टेबल हो, आपका लेखपाल किसी भी तरह की चीज हो, सारी पढ़ाई जाएगी बेटे। लेकिन हमारा लक्ष्य पहले यही है कि आप लोग कुछ करें और अच्छा करें, इसलिए कुछ चुने हुए प्रश्न आपके सामने उपस्थित हैं। चलते हैं बेटे, बातें तो होती रहेंगी लेकिन अपना काम भी कर लिया जाए। हाँ बेटे, चलिए, आपको इस वर्दी में देखना है और दिखना भी है, हमें देखना है, आपको दिखना है। हमारी टीम आपके साथ लगी रहेगी। चलिए बेटे, चलते हैं अपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? तो बच्चों, ऑप्शन आपके सामने उपस्थित है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? क्या कानपुर में हुआ, क्या आरामपुर में हुआ, क्या गाजियाबाद में हुआ, या वाराणसी में? बेटे, ये मुंशी प्रेमचंद वही प्रेमचंद हैं जिन्हें हिंदी जगत का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट। यानी कि इनके उपन्यास गोदान गमन से लेकर रंगभूमि कर्मभूमि तक ऐसे उपन्यास हैं जिन्हें जिंदा उपन्यास कहा जाता है। एक बार पढ़ ले, पढ़ने के बाद लोग वास्तविकता में ऐसा लगता है, ऐसा हमें महसूस होता है कि हम वहीं पहुंच गए हैं। तो इसलिए इनका बेटा सही ऑप्शन है, इसका बेटा सही ऑप्शन है आपका वाराणसी, डी, वाराणसी, यानी कि जिसे हम कहते हैं संस्कृत की नगरी, यानी कि संस्कृत का, ऐसे वाराणसी को एक नाम से जानते हैं, संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल। और ये संस्कृत भाषा, संस्कृत वाणी, देववाणी से हम कहते हैं, संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल भी है ये वाराणसी नगरी। हमारे किसके? हमारे प्रेमचंद जी का जन्म स्थान तो है ही है, लेकिन इसे संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल भी कहते हैं। केंद्र स्थल, यहीं से संस्कृत भाषा दुनिया के चारों ओर कोने कोनों में फैली है। यहीं से लोग पंडित बनते हैं, विद्वान बनते हैं, वेद पुराण सीखते हैं और इन चीजों ज्ञान को चारों ओर फैलाते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? वाराणसी। जिसने ये आंसर दिया है बिल्कुल सही है बेटे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे हमें एक चीज को मिली कि ये संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल भी है वाराणसी, जो स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, चलते हैं बेटे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए बेटा आपका है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय,
सेकंड ऑप्शन आपका हैगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। थर्ड बेटे है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। और बेटे अंतिम आपका है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। यहाँ पर ये आपका सॉरी बेटे हाँ अलीगढ़। फिर एक बार सुन ले बेटे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन या पुराना विश्वविद्यालय है? तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ जो आपको थोड़ा ये फोर्थ ऑप्शन अलीगढ़ लिखा हुआ है, ठीक है बेटे, फोर्थ ऑप्शन आपका अलीगढ़ लिखा हुआ है, ठीक बेटे, ठीक है बच्चों अलीगढ़। अब आपका ऑप्शन बताइए इसमें से कौन सा सही है। ठीक बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट बेटा आपका ऑप्शन ए, यानी कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। लेकिन यहाँ इससे और इससे बात हमारी आ रही है, ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? काशी, यानी कि आज का नाम वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, ठीक बेटे। और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ वाला, वो अलीगढ़ ही मिलेगा आपको, ठीक है, अलीगढ़। ठीक, अब ये आपको कहाँ मिलेगा? इलाहाबाद में, इलाहाबाद, ठीक है। और आज इसका नाम क्या है? प्रयागराज, प्रयागराज है बेटे, ये राज कर रहा है, इसलिए यही इसका उत्तर है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। चलते हैं बेटे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटे, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश, बच्चों उत्तर प्रदेश, प्यारे बच्चों देख लें, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का यानी कि पूरब का ग्रास के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास क्या गोरखपुर है, या मुरादाबाद है, या बनारस है, या कन्नौज है? तो बेटे पूर्व का ग्रास, प्यारे बच्चों इसका आंसर है फोर्थ, पूर्व का ग्रास, यानी कि कन्नौज को कहते हैं। किसे कहते हैं बेटे? कन्नौज को कहते हैं पूर्व का ग्रास। इसका आंसर क्या है? पूर्व का ग्रास, कन्नौज को कहते हैं बेटे, ठीक, कन्नौज को हम कहते हैं पूर्व का ग्रास। और बेटे कन्नौज को एक नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं, इत्र नगरी, ठीक है, इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं किसे? कन्नौज को, ठीक। वैसे तो हमारा आंसर यही है, कन्नौज सही है, कन्नौज सही है कि ग्रास पूर्व का ग्रास, ये है पूर्व का ग्रास। उत्तर प्रदेश में एक शहर ऐसा है जिसे हम पूर्व का ग्रास कहते हैं, वो कन्नौज है। लेकिन कन्नौज का एक इतिहास और है, इसे इत्र की नगरी के नाम से जानते हैं, यानी कि इत्र नगरी, सेंट का शहर, महक खुशबुओं का शहर, ठीक है। चलते बेटे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया बेटे, फोर्थ की तरफ चलते अपने। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन का कहा जाता है? किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? क्या बेटे बर्मा को, क्या भूटान को, या नेपाल को, या फिर बांग्लादेश को? तो बेटे इसमें कह रहा है ड्रैगन, ड्रैगन मिस होता है आपका, जानते हैं आप ड्रैगन, और थंडर, ठीक है, थंडर ड्रैगन, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, यानी कि इसका आकार एक इस टाइप का है, ये लैंड ऐसी इसका बनावट इस टाइप की है कि ड्रैगन की तरह, इसलिए इसे ड्रैगन का नाम दिया गया है। वो हमारा क्या है? भूटान, ठीक है, भूटान ये भारत का पड़ोसी देश है, हमारा यानी कि हमारे देश का पड़ोसी देश है, ठीक। और यही इसका आंसर है कि इसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से, ठीक है। चलते हैं बेटे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अब बेटे अगला क्वेश्चन हमारा है 2017 में कजुआ इसी गिरोह को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए साहित्य में, ऑप्शन बी रसायन विज्ञान में, ऑप्शन सी भौतिक विज्ञान में, या फिर ऑप्शन डी गणित में? बताइए बेटे किस में मिला?
अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में दें बेटे आप। बेटे ये जो रचना है बेटे, ये एक साहित्यिक रचना है। कैसी है? साहित्यिक रचना है। साहित्यिक रचना है बेटे ये। तो ये साहित्यिक रचना है, तो ये पुरस्कार जो दिया गया है, ठीक है, ये पुरस्कार जो दिया गया है वो ये पुरस्कार किससे आता है? ये साहित्य में दिया जाता है, इसलिए इसका उत्तर बेटा क्या हो जाएगा? साहित्य। ठीक, ये कजुआ इसी गिरोह को किस विधा में इनको ये राइटर हैं, इनको किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इनको मिला किसमें? साहित्य में। ये साहित्य से जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें साहित्य के रूप में 2017 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार के से सम्मानित। बेटे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटे क्या कह रहा है, पढ़ लेते इसको। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला मंत्री कौन थी? पाकिस्तानी सीनेट, तो बेटे सीनेट, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला मंत्री कौन थी? चलिए क्या कह रहा है इसको पहले देखते हैं। क्या है शब्द? सीनेट। सीनेट में विपक्ष की पहली महिला मंत्री कौन थी? ठीक है बेटे, पहला ऑप्शन है बिलावज भुट्टो जरदारी, फिर है बेनजीर भुट्टो, ठीक बेटे, फिर है शेरी रहमान, फिर आपका है मुमताज महल। तो बच्चों इसका बेटे आंसर आप कमेंट बॉक्स में, यदि आपको पता है तुरंत कमेंट बॉक्स में दें। एक बार फिर क्वेश्चन को समझ लें। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो बेटे इसका जो आंसर आपके सामने है वो है शेरी रहमान। ठीक है, शेरी रहमान। लेकिन बेटे इसमें एक इतिहास और है, ठीक, बेनजीर भुट्टो, इनका संबंध हमारे भारत से है। कहां से है? भारत से है। ठीक, भारत के कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। ठीक बेटे, तो ये बेशक बाद में कहां की निवासी हो गई है? पाकिस्तान की। ठीक, उससे पहले संबंध इनका किससे है? भारत से। बाद में कहां चली गई है? पाकिस्तान। ठीक है, तो बेटे और भारत के किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। ठीक है बेटे, तो इसका आंसर बेटे क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर शेरी रहमान, जो सीनेट में विपक्ष की पहली महिला मंत्री बनी थी। ठीक है बेटे, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी थी? बेटे सीकर तकनीकी, जिसमें सीकर तकनीकी का प्रयोग किया गया था। सीकर तकनीकी बेटे, तो बेटे इसमें ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, अगर आपको पता है तो आप आंसर दें। बेटे पहला ऑप्शन आपका है पृथ्वी, दूसरा गरुड़, तीसरा नारायण, चौथा ब्रह्मोस। तो बेटे ब्रह्मा जी आ गए हैं, तो इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सीकर तकनीकी ब्रह्मोस में ही होता है, इसलिए ब्रह्मा जी की देन है। तो बेटा इसका आंसर भी क्या होगा? ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस जो मिसाइल है ना, ये वाली मिसाइल, इसमें सीकर तकनीकी का प्रयोग किया गया था बेटे। किसे किया गया था? सीकर तकनीकी का, ब्रह्मोस मिसाइल में। ठीक, चलिए बेटे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों कमेंट में आंसर भी देते रहें और चैनल को लाइक करते रहें। बच्चों आपके सामने निरंतर वीडियो लगातार आपके सामने आती रहेंगी, और एसएस कंपटीशन का ये वादा है कि आपको वर्दी पहनानी है। इसलिए बच्चों चलते हैं। भारत, अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? पार सीमा का मतलब होता है बेटे सीमा को लांघने वाली। ठीक है, सीमा को लांघने वाली, पार सीमा। ठीक है, पार मिस होता है, पार करने वाली, सीमा मिस होती है लाइन। ठीक है, कोई एक रेखा। ठीक है, पार, लांघना, सीमा एक रेखा या एक हद। ठीक है बेटे, हद भी कह सकते हैं, एक दायरा। तो एक देश से दूसरे देश की सीमा को लांघने वाली ऐसी कितनी ट्रेनें हैं, चलती हैं? क्या 4 हैं, क्या 1 है, या 2 है, या 3 है? तो बेटे बताइए कितनी चलती हैं? ठीक, तो बेटे भारत और पाकिस्तान के बीच अब बेटे हाँ कितनी
यानी कि लांघना होता है सीमा को पार करना, ठीक है बेटे, रेखा यानी रेखा या हद कह सकते हैं, ठीक है, एक हद को पार करना, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ बीच में एक रेखा होती है या एक सीमा होती है, उसको पार करके चलती है। वो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच केवल कितनी है? 2 हैं। 2 ऐसी ट्रेनें हैं जो अब तक ज्ञात तत्वों में इन्हीं का पता चला कि 2 ट्रेनें भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। चलते हैं बेटे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 बेटे, 9 पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है बच्चों। लेकिन आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी देते रहें। बुलंदी पे आ गए तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है बेटे। आपको जो करना है, अब भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों, संधि होता है मित्रता, ठीक है, संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासन काल में शुरू की गई थी, उसका नाम क्या था? भाई ब्रिटिश, भारत में ब्रिटिश शासन था, वो हमें पता है, हमसे हमारे देश के आज़ाद होने से पहले अंग्रेजों का शासन था, यहाँ पर ब्रिटिश लोगों का शासन था। लेकिन ब्रिटिश शासन में बड़े पैमाने पर, ब्रिटिश शासन में बड़े पैमाने बेटे, बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि, विस्तार फैलाव सहायक संधि, एक दूसरे की सहायता से, संधि होती मित्रता के माध्यम से, के द्वारा, ठीक है, से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासन काल में शुरू की गई थी। तो बेटे क्या लॉर्ड वेलेस्ली था? क्या लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था? क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस था? या लॉर्ड क्लाइव था बेटे? तो बच्चों इसका आंसर, ठीक, बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर बेटा लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, जिसके शासनकाल में सबसे बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटेन में शासन किया गया था। वो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। चलते बेटे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। उस शिष्य का नाम क्या था? तो सुनो, गुरु गोविंद सिंह में पता है बेटे, कुछ बातें हैं वो इतिहास में छुपी हुई छुप जाती हैं, लेकिन सामने लानी है। पता है बेटे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें, ठीक है, 10वें गुरु थे। उनसे पहले गुरु नानक देव जी थे, प्रथम गुरु थे, गुरु नानक देव। इनका ज़्यादातर विख्यात आता है, ये प्रथम गुरु थे, ये गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद, ठीक है, सिंह जी या सिंह कह लो, ठीक है, ये 10वें गुरु थे सिखों के, ये प्रथम थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक बात कही थी, चिड़ियों से मैं बाज लड़ावा, 1.25 लाख से एक बढ़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावा। लेकिन इनकी एक प्रख्यात घटना है कि जब इन्होंने कहा था कि मेरे बाद अब कोई गुरु नहीं रहेगा, मेरे बाद कोई गुरु नहीं रहेगा, तब उन्होंने अपने 5 शिष्यों को कहा अगर जो मेरे धार्मिक चीज़ों से मुझसे प्रेम करता है वो मेरे सामने आए। उसी में से एक एक करके आते गए और वो अपनी झोपड़ी में उन्हें ले जाते गए और उन्होंने कहा था जो मुझसे प्रेम करता है वो यहाँ पर आकर इसके अंदर मेरे साथ चलकर झोपड़ी में बलि दे। तो पहली बार पहला शिष्य गया तो आवाज आई चिल्लाने की और किसी के कटने की आवाज आई तो वहां से खून निकला। ऐसे ही लगातार दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 शिष्य को ले गए और 5 बार खून निकला और लोगों ने समझा कि मृत्यु हो गई। लेकिन सब लोग उनसे कहने लगे गुरुजी, गुरुदेव आपने ये क्या कर दिया? तो उन्होंने कहा मैं ये देखना चाहता था कि अगर मेरे बाद अगर धर्म को कोई आगे बढ़ाएगा तो मैं उन 5 शिष्यों को देखना चाहता था। तो 5 शिष्यों को मैंने मारा, इनको किसी को नहीं है, मैंने इनकी जगह पर बकरों की बलि दी गई है। और बाद में फिर दोबारा जाते हैं, दोबारा जाने के बाद 5 शिष्यों को ले आते हैं और 5 शिष्यों को लाने के बाद कहते हैं यही मेरे धर्म को आगे बढ़ाएंगे और मेरे बाद मैं ही सिख का अंतिम गुरु हूँ और जिसमें से मेरा जो शिष्य है इस गद्दी को संभालेगा, मेरे बाद मेरे धर्म का प्रसार करेगा वो इन। अब इसमें बेटा कौन कौन सा ऑप्शन है आपके? रणजीत सिंह है, बंदा बहादुर है, अजीत सिंह है और जुझारू सिंह है। तो बेटा ये आपके सिखों के गुरु शिष्य थे, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य थे। इनकी घटना मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। लेकिन इनके
सबसे पहले कारभार को किसने संभाला? वो हमारे बंदा बहादुर थे, ठीक है, जो बंदा बहादुर थे, जो सिखों के शिष्यों की गद्दी पर बैठे थे, लेकिन शिष्य के रूप में उन्होंने कहा था केवल मेरा काम है प्रसार करना धर्म का, ना कि गुरु बनना। गुरु, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे 10वें गुरु, और पहले गुरु गुरु नानक देव जी, ठीक है। तो बेटे इसका राइट आंसर है बंदा बहादुर, ठीक है, जो गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य थे। उनके मरने के बाद, मृत्यु के बाद शिष्य की रूप में विश्वसनीय, विश्व स्तर पे प्रसिद्ध हो गए थे, ठीक है बेटे। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? गोदावरी, जिसे हम लोग दक्षिण की गंगा कहते हैं, क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा, ठीक है, जिसे हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी, दक्षिण को गोद में समाने वाली गोदावरी, ठीक है, जिसे हम दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं बेटे। तो इसका ऑप्शन है पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा ओडिशा, चौथा है महाराष्ट्र। तो ये कह रहा है इनका उद्गम, उद्गम होता है निकलना, ठीक है बेटे, निकलना, उद्गम होता है बेटा क्या? निकलना। जैसे नदी का उद्गम कहीं ना कहीं से हुआ, जैसे गंगा है, यमुना, इनका कहीं ना कहीं से हुआ, ऐसे ही वो कह रहा है कोई ऐसा शहर है, ऐसा स्थान है जो एक नदी को निकालने वाला, यानी कि गोदावरी नदी यहाँ से निकल के आई है, उस राज्य का नाम पूछ रहा है, किस राज्य से, ठीक है, किस राज्य से, किस स्थल से निकल के आई है ये गोदावरी। और ये जाड़ी कहाँ है? दक्षिण में, इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं। किस क्या कहते हैं इसे? दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। तो बेटे ये निकली कहाँ से है? आपको पता है ये निकली कहाँ से बेटे? ये आपके 4 ऑप्शन है बच्चे, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो बेटे इसका आंसर ये दक्षिण में गई थी, ठीक है, दक्षिण में गई थी ये, लेकिन इसको निकालने का काम केवल एक ने कहा है, मराठाओं के राज्य ने, मराठा राज्य। और मराठा राज्य जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से गोदावरी का उद्गम हुआ है बेटे। किसका? गोदावरी का उद्गम कहां से हुआ है? महाराष्ट्र से, ठीक है, जिसे हम दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। चलिए बेटे अगले क्वेश्चन चलते हैं अपने, हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं बेटे। अगला बेटे क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये मुझे लगता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हर परीक्षा में पूछा जाता है। हर परीक्षा में 100% में से 90% ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आप सबको पता होगा। इसमें भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या बुलर झील है, क्या डल झील है, क्या लोककटक झील है, या चिल्का झील है? तो बेटे इसका आंसर है, आपको आंखें बंद करके लगा देना है, क्या है? बुलर झील, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यही है, बुलर झील। बुलर, मीठा आओ पी कर जाओ, ठीक है बेटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से बच्चों क्या है? देखते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिए, अच्छा लग रहा है और आनंद भी आ रहा है, ठीक है बेटे, क्योंकि ये जी के या जनरल नॉलेज के लिए या जीएस जनरल हिस्ट्री के लिए सामान्य ज्ञान हमारे दिमाग से कभी नहीं जाना चाहिए और ज्ञान होना अच्छी बात है। जब आपको लगने लगे कि ज्ञान कम हो रहा है तो किताबों से पढ़ना चालू कर दीजिए। जब आपको लगने लगे मेरे पास टाइम नहीं है, फालतू टाइम खर्च करना छोड़ दीजिए। जब आप जहां डगमगाएं वहां अपना हौसला हासिल कीजिए और हौसले को मजबूत कीजिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। गरीबी में पैदा हुए हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीबी में हम इस दुनिया को छोड़ के जाएं और विद्या ना प्राप्त करें तो यह सबसे बड़ी गलती हमारी है, क्योंकि विद्या सर्वोच्च धन है, सभी धनों में प्रधान धन है। क्योंकि जिस तरह थोड़ा थोड़ा करके धन धर्म इकट्ठा किया जाता है, उसी तरह विद्या को भी थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया जा सकता है। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी वाला तो कर चुके बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 क्वेश्चन था। 13 बेटे क्वेश्चन हमारा क्या था? ये मक्खी बेटा बहुत परेशान कर रही है, ठीक, क्या है?
ठीक बेटे, ये मक्खी ज़्यादा परेशान कर रही है बेटे, देखते हैं क्या है बेटे। आज पूछ रहा है बेटे 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो बेटे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। गुजरती नहीं है, किस में से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। कर्क में केकड़े की तरह, ठीक है, कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है। अरे जिस प्रदेश में लखनऊ स्थित है, जिसकी राजधानी भी लखनऊ है, उसका नाम है बच्चों उत्तर प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलते हैं, समय कम है, और आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें। जेके सर का वादा है कि अब क्लास चालू हो चुकी है और निरंतर मिलती रहेगी बेटे। भारत, अगला क्वेश्चन बेटे, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। फिर बेटे एक बार देख ले, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति होती है, एक योजना बनाई गई है आपके, के अध्यक्ष कौन थे। तो बेटे पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जेपी कृपलानी। होता है बेटे, जेबी लिख गया यहाँ पे बेटे, ठीक बेटे, यहाँ पे जेबी कृपलानी लिख गया है, ठीक है, ठीक, जेबी कृपलानी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बच्चों इसका सही आंसर है, समय कम है, जवाहरलाल नेहरू जी को लगा लीजिए, जिन्हें हम बोलते हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी इन्हें कहते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये हमारे कौन थे, ठीक है, संविधान सभा के संघ की शक्ति के समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने उपस्थित है, आपके सामने उपस्थित बेटे। बच्चों आप देखिए क्वेश्चन को, क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। ठीक है बेटे, ऑप्शन ए है गुलाब, ऑप्शन बी है पलास, ठीक है, ऑप्शन सी है गेंदा, या ऑप्शन डी चमेली। तो बेटे इसका आंसर, ठीक, इसका आंसर बेटे क्या है, ये एक पौधा, एक पुष्प होता है जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, इसका नाम क्या है, पलास। यही बेटा इसका आंसर है, पलास उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। पुष्प होता है फूल, फूल है, फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है, राजकीय फूल भी है, ठीक बेटे। और ये सत्य बात है, जिस राज्य की परीक्षा होती है उस राज्य से संबंधित 2, 4, 5 क्वेश्चन आते जरूर है बेटे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे, इशारा कर लेते हैं। 16 कहता है शीत में ठंडा, अरे आ गया ठंडा ठंडा कूल कूल, किसके लिए आ गया, शीत का विलोम होता है बेटे, विलोम शब्द हिंदी से आ गया, शीत में ठंडा, ठीक है बेटे। शीत में क्या होता है, ठंडा। अगर कहीं ठंडा आ रहा होगा तो विलोम होगा नहीं, विलोम में होता है बेटे क्या, विलोम में होता है विपरीत या उल्टा, ठीक है बेटे, विपरीत कह लें या कह दें उल्टा। तो इसका शीत में ठंडा, ठंडा का उल्टा बेटे क्या होगा, गर्म होना चाहिए। तो बेटे इसमें ऑप्शन है उष्ण, ठंड, गीत, कृष्ण। बेटे पहली बात, फर्स्ट बात यह है कि ये दोनों हो नहीं सकते। किशमिश काले या साबले भी कह सकते हैं हम, गीत में गाना वगैरह होता है। तो अब हमारे पास ठंड वाला ऑप्शन रहा नहीं बेटे, क्योंकि ये हम पहली गज के शीत में ठंडा होता है, तो ये दोनों नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब रह गया उष्ण में होता है गर्म, ठीक है बेटे, गर्म। तो शीत का विपरीत कौन हो गया बेटे, उष्ण। ओके बेटे, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। मतलब कितनी बड़ी बात कही है, कठिनाई से मिलता है, तो भाई जो कठिनाई से मिलता है, कठिनाई से जैसे मान लो
एक एग्जाम्पल है कि हमें किसी गरी को बेटे, हम किसी गरी के गोले को, नारियल को हम तोड़ते हैं, तो नारियल को तोड़ने से पहले उसके ऊपर कितनी मेहनत हमें करनी पड़ती है, उस मेहनत को देखें। तब उसके बाद एक उसमें से एक कमजोर सी चीज निकलती है जिसे हम गरी कहते हैं, जिसे हम खा भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो उसमें सख्त तरह की त्वचा उसकी होती है, उसके बाद जटा भी लगी होती है, उसको काफ़ी मेहनत करके उठाया जाता है। तब बहुत मेहनत के बाद अंदर से एक नरम सी चीज़ निकलती है जिसे हम खा भी लेते हैं। उसी तरह इसमें एक क्वेश्चन बनता है, उसने कह दिया कि कठिनाई से जो मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द का प्रयोग करें, तो बेटे वो होता है दुर्लभ, ठीक है, या मुलायम। ठीक, तो इसका आंसर बेटे कौन सा है? दुर्लभ। दुर्गम हो नहीं सकता, अगम है नहीं है, सुलभ है नहीं है, ठीक है, तो इसका बेटे आंसर क्या है? दुर्लभ। तो बेटे आपने जिसने ये आंसर दिया है बिल्कुल सही है और आपका आंसर इज करेक्ट। ठीक है बेटे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये बेटे क्वेश्चन जो है 18 ये शब्द युग्म से है। तो बच्चों इसको पढ़ना बहुत अच्छी तरह है, क्यों इसको मैं बताऊंगा अच्छी तरह, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अनिल अनल, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाले शब्द हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, वायु और अग्नि, अग्नि वायु, हवा पानी, आग पानी। तो बेटे पहली बात आपके सामने मैं दो बातों उपस्थित कर रहा हूं। अनिल, पहली चीज आपकी अनिल बेटे, तो आप क्लियर कर लेंगे ऑटोमेटिकली। अनिल में होता बेटे क्या? वायु या हवा, ठीक है बेटे। और दूसरा अर्थ आपका है अनल, अनल, अनल बेटे होता है अग्नि। क्या होता है बेटे? अग्नि। अनल में होता है अग्नि, या हम आग भी कह सकते हैं, ठीक बेटे। तो आपके पहले कौन आ रहा है? पहले अनिल आ रहा है, तो अनिल की जगह या तो वायु आएगा या हवा आएगी, ठीक है। और दूसरी जगह बेटे हमारी क्या आएगी? अनिल, या तो अग्नि आएगी, ठीक बेटे, या आग, ठीक है। यहाँ पानी का कोई काम नहीं है, तो बेटे ये वाला ऑप्शन कहीं मिल रहे हैं इनमें से, इस जैसे कोई मिल रहे हैं, तो बेटे ये हमें लग रहा है ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, ठीक। 1 ही आपका इस करेक्ट है, यानी कि वायु अग्नि। अनिल और अनिल का अर्थ है वायु और अग्नि। अनिल में हवा या वायु, और अनिल में होता है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची भी ये है, ठीक है बेटे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया क्वेश्चन का। चलते हैं बेटे हम अगले क्वेश्चन की तरफ इशारा करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने उपस्थित है। पराजय में, पराजय में, पराजय में उपसर्ग है, तो बेटे उपसर्ग क्वेश्चन का आंसर तो मिल जाएगा। पा पर परा जय क्या है पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, उपसर्ग, एक शब्द है उपसर्ग। ये कहता है मैं एक ऐसा वाक्य हूं, एक ऐसी चीज हूं, एक ऐसा शब्द हूं, मैं जिसके आगे लग जाऊं उसका अर्थ ही बदल देता हूं। हिंदी व्याकरण में प्रयोग होने वाले या हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, यानी कि उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन या बहुत ज्यादा परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यानी कि जो काम हो रहा था सही, शायद वो गलती हो जाए या बहुत ज्यादा तीव्र हो जाए, इनका काम है मैं आगे लगूंगा और बदलाव कर दूंगा। तो उपसर्ग का काम यही था, मैं आगे लगूंगा बदलाव कर दूंगा। तो बेटे इसमें पराजय में उपसर्ग है, ठीक बेटे। अगर पराजय को हम तोड़ें, पराजय को अगर हम बेटे तोड़ते हैं तो पराजय हमारा टूटता है, किस टाइप से टूटता है? परा पर प्लस अजय, ठीक है बेटे। और अजय होता है जिसे कोई जीत ना पाए, और जब उसमें परा लग गया तो वो कभी जीत ही नहीं पाएगा, उल्टा हो गया, ठीक। इसलिए जो आगे आ रहा है वो बेटे हमारा क्या है? उपसर्ग है बेटे, क्या है? उपसर्ग। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो इसलिए मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि आपने पढ़ा है, दिमाग में नहीं रहा कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों आंसर देते रहें और आपके सामने क्वेश्चन उपस्थित होते रहेंगे और निरंतर आते रहेंगे बेटे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इशारा करते हैं बेटे हम लोग।
अगला कह रहा है लिखावट में प्रत्यय है, अट है, बट है, अबट है, आवट है। अट है, बट है, अबट है, आवट है। ये क्या है? लिखावट, लिखावट में, लिखावट में भैया। भाई पहले जिस तरह मैंने आपको प्रत्यय उपसर्ग बताया उसी तरह आपको मैं प्रत्यय बताऊंगा। तो बेटे प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय के बारे में जानिए आप। प्रत्यय जिस तरह उपसर्ग का काम किया था किसी शब्द के आगे लग के उनके अर्थ में परिवर्तन कर देना, उसी तरह प्रत्यय पीछे रहकर तुम आगे उपसर्ग से, उपसर्ग क्या था मैं आगे से बदलता हूं, और प्रत्यय है ना, प्रत्यय पीछे से बदल देता है। तो वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे रखकर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो लिखावट, अब लिखावट, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त बेटा ये है कि आगे पीछे लगने से पहले आगे वाले शब्द का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अर्थ होगा। तो बेटे मैं इसको तोड़ रहा हूं, इसको तोड़ूंगा, एक अर्थ होगा लिख, लिख अपने आप में लिख होता है, प्लस लिख हटेगा, लिख के बाद क्या आएगा, बड़ा आएगा, पीछे क्या लगा, बट। तो बेटे ये हमारा पीछे लगा है, यही हमारा क्या है बेटे, प्रत्यय है। तो क्या ये प्रत्यय कहीं मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। किसे मिल रहा है बेटे? चौथे ऑप्शन मिल रहा है। फोर्थ ऑप्शन आवट वाला इज करेक्ट, ठीक है बेटे। यानी कि लिखावट के जो पीछे लगा है आवट लगा है, लिख को बदल दिया उसने लिखावट में। मैं लिखा भी है नहीं और लिखावट भी इतनी नहीं आ गई मेरी, तो है कितनी जल्दी काम कर दिया, बदल दिया, इसलिए इसका आंसर होगा आवट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे। महोत्सव, महोत्सव देखो एक उत्सव होता है छोटा मोटा प्रोग्राम, ठीक है, छोटा मोटा प्रोग्राम, और महोत्सव बहुत बड़ा, बहुत बड़ा महोत्सव बेटे, ठीक है। जैसे मान लो अब बड़ा महोत्सव क्या उदाहरण दें हम, उज्जैन का कुंभ मेला, उसे बड़ा महोत्सव मान सकते हैं हम, इलाहाबाद का कुंभ, और भी और बड़े बड़े मेले लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश का ठीक बटेश्वर का मेला लगता है एक, ठीक है बेटे। चलते हैं, क्या हो गया बेटे, चलते हैं। हाँ इसका बेटा ऑप्शन है महोदन उत्सव, ठीक है, प्लस, ठीक है, महो प्लस उत्सव कह लो, या महोदन उत्सव, या अगला है महाधन उत्सव, फिर कह रहा महीधन उत्सव, फिर महाधन उत्सव। तो बेटे इसमें महाधन उत्सव में, महोदन उत्सव में इसका मतलब क्या है बेटे, इसका ऑप्शन आपका महाधन उत्सव सही है, सेकंड वाला, क्योंकि यहां पर आपका ठीक इसमें दीर्घ संधि काम कर रही है आपके बेटे, क्योंकि सॉरी बेटे दीर्घ संधि आपका ये महाधन उत्सव जी महोत्सव हो गया है, ठीक, ओ प्लस ए बना ओ बन गया आपका, ठीक, इसलिए इसका उत्तर क्या है, महोत्सव सही है, ठीक है। अब चलते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या बेटे, मैंने घर जाना था, मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो बेटे बच्चों क्वेश्चन को पढ़ें अच्छी तरह और देखें, ठीक, अच्छी तरह देखें। मैं इसने क्या कहा फिर देखिए एक बार, सिंगल विंडो में लिखा होगा मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध अंश है, यानी कि मैंने में मैंने घर जाना है, ठीक, मैंने घर जाना में इसमें पूछ रहा है, ना कि इनमें से, इनमें से कोई इसमें एक शब्द ऐसा है जो इनमें दिया है वो गलत है। मैंने घर जाना था, इनमें से कोई शब्द ऐसा जो इसमें प्रयोग किया रहा है वो गलत है। देखो एक शब्द ये वाला है वो ये लिखा हुआ है, एक जी वाला है वो ये लिखा हुआ है, एक जी वाला है वो ये लिखा हुआ है, एक जी वाला बेटे था वो ये लिखा हुआ है। अब इन चारों में से कोई एक शब्द ऐसा रॉन्ग है जो इसमें गलत प्रयोग किया गया है, ठीक, तो इसमें ये गलत प्रयोग किया गया है मैंने, यही आपको मैंने की जगह अगर मुझे होता तो कहीं सही होता, लेकिन यही हमारा आंसर है, ये रॉन्ग है, कैसा है, यही गलत है, यही कैसा वाक्य है, अशुद्ध है, ठीक है। मैंने घर जाना नहीं है, मुझे घर जाना होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मैंने, ठीक है बेटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये पुस्तक अपने आप तो पढ़ी नहीं जाएगी, किसी के द्वारा ही तो पढ़ी जाएगी पुस्तक, पढ़ने वाला कोई वाक्य वाला हो, देखते क्या तो कर्तवाच्य है या भाववाच्य, क्रियावाच्य है या कर्मवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है भैया, कर्तवाच्य,
कर्ता अपने आप तो क्रिया करेगी नहीं, वो भाववाचक उसमें कोई भाव तो है नहीं है, आएगी। क्रियावाचक अपने आप क्रिया नहीं कर पाएगी, कर्म भी अपने आप नहीं कर पाएगी, क्रिया भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो मतलब क्रिया कर्तव्य भी नहीं कर सकती वो, कुछ कर्तवाच्य भी उसका नहीं है, भाव नहीं है, वाच्य नहीं है। पुस्तक किसी के द्वारा पढ़ी जाती है, तो कोई पढ़ेगा तो बेटा वो अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, एनर्जी वेस्ट करेगा तो कर्म करेगा। कर्म कर फल की चिंता मत कर, जब कर्म करेगा तभी तो कर्ता वाक्य आएगा, कर्म वाक्य आएगा आपका, ठीक है। तो इसका बेटे आंसर जो है बच्चों, ये आज का आंसर 4 सही है, कर्मवाच। क्यों? पुस्तक किसी के द्वारा पढ़ी जाती है, ना कि वो खुद बताती है कि मैं ऐसा हूं। जब तक उसे कोई वक्ता पढ़ेगा नहीं, पढ़ने वाला तब तक उसे पढ़ेगा नहीं, तब तक उसे पढ़ी नहीं आएगी, इसलिए वहां पर कर्म हो रहा है, तो इसमें कर्मवाच्य है, ठीक है बेटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, आपका क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय है, तो बेटा इसमें कह रहा प्राचीन, मोटा, गरीब और, तो बेटे इसका आंसर तो आप वैसे दे दे, इसका आंसर बेटा वैसे आपका है और, क्योंकि अव्यय होते हैं ना, ठीक है, जो किसी के बीच में लगते हैं, ठीक, इस सीरीज का उत्तर क्या है और, ठीक है। इसका आंसर अव्यय इसमें कौन सा है? प्राचीन, मोटा, गरीब में और हमारा क्या है? अव्यय है, ठीक है बेटे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, अंतिम और आखिरी क्वेश्चन आज का बच्चों, जीके का कहीं अंत नहीं है, इरादा मजबूत कर देंगे तो हिम्मत भी हारना नहीं है बेटे। कह रहा है दूध का धुला होना, मुहावरे का अर्थ है दूध का धुला होना, ठीक है। दूध का धुला होता है, कभी कोई कह देता है, तुमने देखा है घर पे, आप लोगों ने देखा हो घर पे कभी कोई गलत कार्य कर देता है या कहता है मैंने ये काम किया ही नहीं है, तो घर के लोग पुराने मुहावरे में बोल देते हैं तू बड़ा दूध का धुला बनना है। तो इसका बेटा अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, आप इसका पहले बताएं, आप बताएं कमेंट बॉक्स में, फिर इसका आंसर मैं दूंगा। पहला ऑप्शन है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। तो बेटे बच्चों दूध का धुला होना, दूध का धुला मतलब होता है बिल्कुल स्वच्छ होना या उसने कोई गलत काम किया ना हो, ठीक है। इसका बेटा सही आंसर है निर्दोष होना, जिसने कभी कोई अपराध ना किया हो वही होता है दूध का धुला होना का सही अर्थ है, ठीक है बेटे, यानी कि जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया हो। तो बेटे अब हमारी इस क्लास का एंड होता है बच्चों, कुछ बात थी वो आपको उसको समझानी थी, ठीक बेटे। अब आपका आंसर आपको मिल चुके हैं बेटे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई हो तो ये कुछ फंक्शन दिए हैं, जरा इन पर गौर कर लेना, सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और इतना करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन बेटे आपको क्लास निरंतर मिलती रहेगी, और बेटे तब तक के लिए जय हिंद।